आज की क्लास में से फिनिश कर दो, ठीक है। जो करवाए थे, हाँ वही, उनमें डाउट। यस सर। आप बेटा अपनी बुक से भी करते हो ना, तो पूछ लिया करो, जैसे ये वाली बुक ओपन करो वैसे आपकी मैं भी से भी बता दूंगा, ठीक है। और बाकी ये बुक पे पीडीएफ पता है कैसे निकालते हैं। हाँ, तो मतलब ऐसा मत सोचना कि उसमें से निकल आ रहे हो, उसमें से भी आप करोगे, एक ही चीज है। आप चाहे बुक ओपन करके देख लेना, ठीक है ना। और इफ यू फाइंड कि भाई उसमें से मेरे डाउट्स है तो मैं उसको भी बताऊंगा। क्या है आपकी वाली जो बुक है ना पीडीएफ, वो पूरी एक ही फाइल, उसमें चैप्टर वाइज दे रखा है ना जैसे, वो आसानी हो जाती है, नहीं तो उसमें क्या होता है स्क्रॉल अप नहीं करते रहेगा, ये भी एक रीजन। और क्वेश्चंस भी ना उसमें लाइन से लिखे दे रहे, चैप्टर वाइज नहीं दे रहे। तो चैप्टर वाइज जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं सब्जेक्टिव। हाँ जी, पहले बताओ डाउट्स लूं या पहले आगे करवाऊं। कितने हैं आपके, दो है ना, तो आखिरी में कुछ है ना। हाँ बस वही होंगे, जो भी है चार पांच होंगे, ठीक है। 10 भी होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जिस तरीके के क्वेश्चन दिए थे वो छोटे छोटे क्वेश्चन। अच्छा इधर देखो प्लीज। हाँ जी, मैंने आपको ये सातों भाई वाले फॉर्मूले करवा दिए थे, ठीक है ना। हाँ बोलो, क्या बेटा सुनाई नहीं दिया, क्या करना है। रिकॉर्डिंग भेज कर रखी थी, उसमें से देख लेता और तुम्हें पता ही नहीं चलता। क्या कह रहे हैं, हम क्लास में आते हैं ना, क्लास में क्या हो गया। अच्छा मतलब ये कह रहे हैं क्लास में आते तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं थी। अच्छा अच्छा। नहीं बेसिकली क्या रह जाता है, हाँ, या जैसे क्या होता है ना, पर्पस होता है कि किसी किसी बच्चे को, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था कि जैसे स्पेशली मैथ्स को लेके अगर मैं कहूँ कि भाई जैसे अभी तो पढ़ा, फिर इसके बाद एक और क्लास है, या फिर कोई टेस्ट है, या एक और क्लास है, तुम्हारी जैसे दो दो तीन तीन क्लास भी होती है। अब घर पे पहुंचे, करने बैठे भूल गए, तो उससे क्या होता है, एक बार रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल होती है तो फटाफट फटाफट एक रिव्यू ले लिया, थोड़ा 1.5 पे चला दिया और सुन लिया, तो थोड़ा सा हाँ रिकॉल। और ये सच बात है, मैं तो सही बताऊं, मैं जब सीए फाउंडेशन में था तो हमें पता तो था कि अप टू 12th हमें कौन कौन से चैप्टर्स परेशान करते थे या कुछ ऐसा। तो अब अपने आप को बहाना नहीं देना था आफ्टर 12th कि भाई ये रीजन था मैं नहीं कर पाया या मुझसे मुझे नहीं आता। ऑब्वियसली हम हर चीज में बहाना ही देते। तो मैं जैसी ही क्लास खत्म होती थी ना, मैं पहले घर नहीं जाता था। मेरे जहाँ पे मेरा सेंटर था वहां पे मेरे रिलेटिव रहते थे, मैं पहले उनके घर जाता था, मैंने बताया भी है पहले। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि भूल जाता था घर तक, अब पता चला 1-1.5 घंटे का सफर है, फिर 1-1.5 घंटे आप ट्रैवल करते जाओ तो कई बार थकान भी हो जाती है। उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर, हाँ थोड़ी बहुत वो इधर उधर देखते हैं। हाँ, मतलब माइंड से निकल जाता है, पहले हो जाती है बहुत सारी चीजें। चलिए इधर देखिए प्लीज सभी दोस्तों सुनो। अच्छा नहीं लिख पाए थे, ठीक है ठीक है, हो सकता है कोई और फाइल खुली गई।
वहां तक डॉर्बिश के बाद नहीं लिखवाए थे ना? ठीक है ठीक है, ये रहा, दिख गया, वो मैं किसी और बैच की फाइल खोली। ये देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, मैंने तुम्हें प्राइस इंडेक्स पढ़ा रहा था। प्राइस इंडेक्स पढ़ा रहा था। प्राइस इंडेक्स में सबसे पहला मेथड होता था सिंपल एग्रीगेट मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड था सिंपल एग्रीगेट मेथड, वो करवा दिया था। फिर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, इसमें दो चीजें थी, एक था अर्थमेटिक मीन, ये भी करवा दिया, इसका क्वेश्चन भी करवा दिया, और ज्योमेट्रिक मीन भी करवा दिया और उसका क्वेश्चन भी करवा दिया। फिर हम बेटा चालू कर चुके थे वेटेड वाली कैटेगरी में से वेटेड एग्रीगेट मेथड। वेटेड एग्रीगेट मेथड जिसमें से आपके बोलने पे मुझे याद आ गया, मैं आपको करवा चुका था लेस्पियर, पास्चे, फिशर और डॉर्बिश बोल, है ना? 4 करवा दिए थे, 3 बचे। अब आगे हम कर, तो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला फॉर्मूला लिखिएगा सभी बच्चे, मार्शल एजवर्थ। ठीक है, अगेन बेटा लेस्पियर पास्चे का फॉर्मूला सबको याद होगा, PQ 1000 और PQ 1100। बेटा जब मार्शल एजवर्थ का प्राइस इंडेक्स लिखते हैं तो लेस्पियर पास्चे दोनों के न्यूमरेटर को प्लस करो, लेस्पियर पास्चे दोनों के न्यूमरेटर को प्लस करो, और होल डिवाइडेड बाय, ये लाइन पे बहुत ज्यादा जोर देना, होल डिवाइडेड बाय लेस्पियर पास्चे के डिनोमिनेटर को प्लस करो, लेस्पियर पास्चे के न्यूमरेटर को प्लस करो और लेस्पियर पास्चे के डिनोमिनेटर को प्लस करो। ये देखो 1000 और यहाँ पे 1100। बेटा ये मत सोचना कि आपका लेस्पियर और पास्चे को प्लस करने से मार्शल एजवर्थ आता है, नहीं, क्योंकि अगर आपने लेस्पियर पास्चे को ये बोला कि लेस्पियर और पास्चे को प्लस करने से मार्शल एजवर्थ आता है, तो बेटा देखो पता है फॉर्मूला कैसा बनता, यहां पे नोटिस करिएगा, फिर फॉर्मूला कुछ ऐसा होता। आ रही है बात समझ में? इसमें और इसमें फर्क है और आंसर सेम नहीं है। अगर आप ये समझ लो ये होता ना तो एलसीएम लेना पड़ जाता। क्या करना पड़ जाता? एलसीएम लेना पड़ जाता। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला। अच्छा, इसका अगर मैं बात करूं अल्टरनेट, बेटा कुछ कुछ मतलब आईसीआई की बुक में यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा है और यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा है। ठीक है, यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा है और यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा है, तो ये दोनों सेम चीज। ठीक है, तो माइंड दैट। और मार्शल एजवर्थ के बाद अब 2 फॉर्मूले बचे, एक है कैली, और कैली का प्राइस इंडेक्स जो है, एक्चुअली आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक जो 5 फॉर्मूले लिखे हैं इन सब में लेस्पियर और पास्चे के फॉर्मूलों को ही तो किसी ना किसी तरीके से फिट किया हुआ है। लेस्पियर का फॉर्मूला PQ 1000, पास्चे का फॉर्मूला PQ 1101, फिशर में दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, डॉर्बिश बोले में दोनों का अर्थमेटिक मीन, मार्शल एजवर्थ में दोनों के न्यूमरेटर प्लस होल डिवाइडेड बाय दोनों के डिनोमिनेटर। कैली जो स्टेटिस्टिशियन था उसने ये कहा कि लेस्पियर पास्चे में फर्क ही क्या है, सिर्फ क्वांटिटी का। तो आप उन दोनों फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन क्यों बना रहे हो?
एक्चुअल में उन दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ क्वांटिटी का है। तो इसीलिए अगर कुछ भी करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, तो सिर्फ किसका बनाओ, क्वांटिटी का बनाओ। और इस वजह से कैली का फॉर्मूला था सिग्मा P1 क्यू अपॉन में सिग्मा P0 क्यू। अब हमने कहा यार एक बात बता भाई, क्यू का मतलब तो बता दे यहाँ पे कि क्यू का मतलब है क्या। तो यस, उसने क्यू का मतलब बताया और कहता है कुछ नहीं है, बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की क्वांटिटी का क्या कर दो, एवरेज। ठीक है। और ऐसे ही फिर लास्ट में वॉल्श वॉल्श जो है उसका सिग्मा P1 Q0 P1। और ये एक तरीके से आप नोटिस कर रहे हो कि कैली में क्वांटिटीज का क्या हो रहा है, अर्थमेटिक में, और वॉल्श में क्वांटिटीज का क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिक। ठीक है। तो बेसिकली आपका ये सातों फॉर्मूले मैंने अब आपको लिखवाए। ठीक है। रेहान से थोड़ा सा प्रोजेक्टर को इस तरफ मूव कर दे, हल्के। बस बस बस। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका कैली और दूसरा क्या बेटा, वॉल्श, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, चले आगे। जैसे आपने लेस्पियर फिशर के या उसके डॉर्बिश बोले वाले क्वेश्चन करे होंगे, पास्चे के भी क्वेश्चन करे होंगे, जो होमवर्क दिया था उसमें थे, एक एक क्वेश्चन तो सबका था। तो ऐसे ये वाले होंगे, निकालना वही होता है बेसिकली, P1 Q0, P0 Q1, P1 Q1 और P0 Q2। अच्छा दोस्तों, अब इससे आगे चलते हैं। और इससे अगला था बेटा जी आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड। ये लास्ट कैटेगरी थी प्राइस इंडेक्स की, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव के अंदर एक था अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, एक था अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है। और ये हो गया सिग्मा PR W अपॉन में सिग्मा W। और लास्ट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटेड। लेकिन वो अलग बात है कि मैं लिख तो रहा हूं लॉग एंटी लॉग वाला फॉर्मूला, लेकिन आपको पता है ना वो हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके nth रूट निकालने का तरीका। हाँ जी, लिख लिया सबने। अच्छा इधर देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आने ही आने, बाकी करवाएंगे तो सारा ही, क्योंकि गारंटी कैसे लेगी ये आएगा और ये नहीं आएगा। बट हाँ, इन जनरल जैसे अब आपके 100 क्वेश्चन है किसमें, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, और 40-50 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, 150 क्वेश्चन हो गए। इतना करने के बाद नेक्स्ट नंबर के बाद बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इनमें मेजोरिटी क्वेश्चन जो है जिस टॉपिक से है पहले वही करना। ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जो करवाया है, यस ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट है,
और पेपर में उन्हीं में से ही आता है। बाकी हाँ, एक चीज देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है CLI, बड़ा छोटा सा ही चैप्टर है, और हाथों हाथ तैयार करते चलिए। आपका एक बेसिकली मैंने बोला CLI, ठीक है। CLI जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तुम्हें सेट करवाया था ना, सेट वाला चैप्टर करवाया था ना। अगली क्लास में ना सब रिवाइज करके आना, मैं एक बार क्लास भी शेयर कर दूंगा दोबारा। सब रिवाइज करके आना, क्योंकि अगली क्लास में मैं क्या करवाने वाला हूँ, प्रोबेबिलिटी। क्या करवा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में मेजोरिटी कॉन्सेप्ट किसका है, सेट का है। तो जिसको सेट वाला ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का सारा का कॉन्सेप्ट याद होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो ये महीना है, इस महीने में चीजें मतलब कि बहुत अच्छे आउटपुट के साथ जल्दी जल्दी हो जाएंगी। तो कोई भी मतलब बिल्कुल ना, अब अगर मेरे से पीछे रह गए तो फिर चेज करते रह जाओगे। और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल अप टू डेट, ठीक है, थोड़ी थोड़ी एफर्ट्स भी डाल दोगे, बिल्कुल अप टू डेट रहो। क्योंकि देखो, आज इंडेक्स नंबर मैं ऑलमोस्ट खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि आज की क्लास में खत्म ही हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या चालू होगा, प्रोबेबिलिटी। दैट विल बी ऑन, आज का है सैटरडे, ट्यूसडे, अच्छा सैटरडे, अगली क्लास ट्यूसडे को होगी। ट्यूसडे थर्सडे आपका वो खत्म हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, 2 क्लास, ठीक है। और तो उसके बाद हमारा स्टैट्स में बचेगा एक तो कोरिलेशन रिग्रेशन, और एक बचेगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 चैप्टर। मैथ्स में हमारा रेशियो प्रोपोर्शन करवा रखा है, इक्वेशन करवा रखा है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी नहीं करवाया, कोई बात नहीं, 1 क्लास का चैप्टर है, ठीक है ना, 1 घंटे का बस। तो उसको थोड़ा सा हम इग्नोरेंट एटीट्यूड रख रहे हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो गया। APGP हो गया। हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, हमारा सेट हो गया। हमारा बचा है मैथ्स में सिर्फ एक मेन चैप्टर, कॉम्पुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सुन लो पूरी बात, रिलेशन, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, चक्कर के क्लास में नॉन मैथ्स वाले थे, ठीक है। तो उसको ना मैं लास्ट में करवा रहा हूं। क्या होता है कि जैसे लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी है, एक ऐसा है बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ का कोई एग्जांपल नहीं दे सकते आप किसमें, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। तो उससे होता क्या है कि कई बार कोई जो नॉन मैथ्स होता है ना, उसका कोई कोई तो मतलब यहां से सोच लेता है कि नहीं मुझे करना है, तो वो पूरा अपना 100% देता है, वो तो ठीक कर लेता है। कोई बड़े कैजुअल एटीट्यूड से देखता है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या ही है ये, ऐसे वाली फीलिंग आती है। और क्योंकि भाई ऑब्वियसली जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है, जितने टाइम तक पढ़ाते तो सारे ही हैं, लेकिन स्कूल में थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेट किया जाता है। आज इतना सा बता दिया, फिर इतना सा बता दिया, फिर इतना सा बता दिया। बेटा जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड है, बताओ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितने महीने पढ़ा था आपने, 1-2 महीने चला था, और उसके बाद प्रैक्टिस कितने करी थी, पूरे साल। अब क्या है, सुन लो प्लीज, यहाँ पे उतना टाइम तो दे नहीं सकते हम उस चैप्टर को। अच्छा वेटेज भी नहीं है उतनी ज्यादा, है आपका भी है डिफरेंशिएशन, तो उसे मैंने कहा लास्ट में करेंगे। मैं अपना 100% दूंगा, अच्छे से कराऊंगा, जितना टाइम है उसके हिसाब से। अब मान लिया किसी को ये फील होता है कि मुझे ये करना है, कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि मेरे बोलने के बावजूद भी बच्चे अपना दिमाग ही चलाते हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं बेटा, जितना तेरे को नहीं आता तो मुझसे दोबारा पूछ लो। लेकिन बच्चे को ये लगता है यार, मैं जितना इसमें एफर्ट्स लगाऊंगा ना, इससे अच्छा मैं बाकी चैप्टर्स में लगा दूं। मान लिया 4 ये लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब मिला के 5 नंबर के, वो कह रहा है यार मैं इस 5 के पीछे भागूंगा। कैसे अब ये है, ये बच्चा है, अरे क्या हुआ, तुम तो ऐसे हाँ आर्ट्स बैकग्राउंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड होने की वजह से आप समझो फर्क आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टाइम पे फर्क आएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा लॉजिक तो है नहीं। यहाँ तो बता रहे इंडेक्स नंबर क्या है, इन्फ्लेशन, ये भी पता है इन्फ्लेशन इसे क्या होती है, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई, वहां रिलेशन नहीं बैठ पा। तो ऐसे में हम बताएंगे भी ना, तो इसे ज्यादा जोर पड़ेगा, हमें लगेगा हम फील नहीं कर पाते, क्योंकि हमने ना बहुत क्वेश्चन बनाए होते हैं 11th 12th में डिफरेंशिएशन और
इंटीग्रेट हम हमें लगता है यार सिंपल सा तो है, क्योंकि फिक्स रूल तो है नहीं। डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर जब वो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, कहीं रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, कहीं स्क्वायरिंग करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, कोई कोई नहीं एडजस्ट करता, तो मैं उसे लास्ट में कर, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी के बाद हमारे तीन मेन चैप्टर बस रह जाएंगे। कौन कौन से? थ्योरेटिकल, कोरिलेशन, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे लगता है मैं इसी महीने आपको करवा, ठीक है। कल संडे है, कल फिर क्लास मेरी ऑलरेडी यार है क्लास, ठीक है ना। तो और संडे ना बेटा क्या है, मैं इसलिए हमने ना मतलब ऐसा नहीं है आप लोगों को जज कर रहे हैं, बट पुराना एक्सपीरियंस यही है। जैसे आपने बोला कि सर संडे रख लो, और कल की क्लास रखी, यही का है। आप समझ रहे हो, जो सबसे आगे बढ़ के बोल रहा है ना वही का है। मतलब आप मत सोचना कि मैं पर्सनली नहीं बोल रहा, लेकिन ये एक नहीं कितने अटेम्प्ट हो गए, जो बोल रहा है बाकियों को बुला के खुद गायब, और उनमें से भी आधे। तो क्या है कि इसलिए मैं ऐसा फिर यार मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, और जो नहीं आएगा फिर वो क्या होगा, अगली क्लास में भी नहीं आएगा, मुझे तो आएगा ही नहीं, फिर वो ऐसे करते करते छूट ही जाता है। तो ये एक मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। एक अटेम्प्ट देख लिया, दो अटेम्प्ट देख लिया, 2020 के बाद से जो पूरी जनरेशन आ रही है ना, हमारे बैच जो भी आ रहे हैं, सबका यही एटीट्यूड है। तो एक जैसी सोच ही होगी, तो इसलिए नहीं, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ, और वैसे भी एक दिन तो आपको भी चाहिए होता है यार, आपको अपना जो भी पीछे छूटा हुआ है वो कवर अप करने के लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, हाँ जी। तो ये बेटा एक कॉन्सेप्ट है, सुनो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, बिल्कुल यही को, इसी को मैं क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब है इन्फ्लेशन ऑफ फैमिली, ठीक है। और ये देखिए, हाँ जी, ये देखिएगा सिग्मा, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है। आप देखो इससे कितना सिमिलर है ना, बिल्कुल ही सेम है। बस एक पीआर की जगह यहां पे आई लिखा हुआ है, बस इतना फर्क है। हालांकि आपको बता दूं यहां पे आई जो है, आई का मतलब होता है इंडाइसिस। आई का मतलब क्या है? और इंडाइसिस एक तरीके से प्लूरल फॉर्म है किसकी? इंडेक्स नंबर। शायद शुरुआत में ही बता दूं। तो यहां पे आप जरा देख लीजिएगा, ये मैंने आप लोगों को आई तो बताया, लेकिन क्या आप हमेशा सर जब भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का क्वेश्चन आएगा आई लिखा आएगा या इंडाइसिस लिखा आएगा? आपका इंडाइसिस लिखा आएगा, या फिर पता है क्या लिखा आएगा? जीआई। अब अगर बात की जाए सर जीआई मतलब, यस फुल फॉर्म बताए तो ग्रुप इंडेक्स, ठीक है। तो आप उसे आई ट्रीट करेंगे, या फिर लिखा आएगा सीपीआई। सर सीपीआई क्या मतलब? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या बोला? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इंडाइसिस, ग्रुप इंडेक्स, सीपीआई ये लिखा आ सकता है, और इनफैक्ट प्राइस रिलेटिव भी लिखा आ सकता है। तो इधर देखो सभी एक बार बोर्ड पे, जब मैंने आई का मतलब प्राइस रिलेटिव लिख दिया, जब मैंने आई का मतलब प्राइस रिलेटिव लिख दिया, तो क्या ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम ही नहीं होगा? यहाँ पे आई लिखा था और यहाँ पे प्राइस रिलेटिव, और मैं कह रहा हूं अगर प्राइस रिलेटिव आए तो उसको क्या ट्रीट कर लेना? आई। तो यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो सेम बात है, और इसका एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने की उम्मीद। इसके अलावा अगर हम बात करें डब्ल्यू,
डब्ल्यू का मतलब वेट होता है। वेट आपको कैसे दिया जाएगा सुन लो। जैसे फैमिली के अंदर जो खर्चे होते हैं उनके हेड होते हैं। क्या क्या हेड होते हैं? एक खर्चा हमारा किसका होता है? फूडिंग का। एक खर्चा किसका होता है? क्लोथिंग का। एक खर्चा किसका हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन का, फ्यूल एंड लाइट। ऐसे बहुत सारे ये खर्चे होते हैं। तो मैं किस कैटेगरी पे कितना खर्चा करता हूं, इसी को उसका वेट का। जैसे आप सब जानते हो कि एक तरीके से देखा जाए तो घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फूडिंग को, क्योंकि उससे तो, उसके बगैर तो एक दिन भी सर्वाइवल नहीं, है ना। तो ऐसे ही वेट जो है वो या तो एक्सपेंडिचर की फॉर्म में मिलेंगे आपको। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया मैं किस चीज पे कितना खर्चा करता हूं, या फिर आपको फिर परसेंटेज में भी दे सकते हैं। वो एक्सपेंडिचर्स को किस में कन्वर्ट कर दो? एक्सपेंडिचर में। मान लिया कोई पर्सन है 50,000 कमाता है, लेकिन 25,000 तो किचन का ही खर्चा है उसका, है ना। तो अगर 50,000 में से 25,000 वो किचन पे ही खर्च करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 50% तो उसका खर्चा किस पे है? फूडिंग पे। तो बेटा आपको परसेंटेज में भी लिखा हुआ दिया जा सकता है, और एक आखिरी में या फिर रेशो। क्या बोला? या फिर रेशो। ये तीन तरीके से होंगे, इसके अलावा चौथी कैटेगरी भी नहीं मिलेगी। आइए इस पे बेस्ड पहले क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट आपका आए। लो जी, हाँ जी। यार कोई बच्चे कह रहे ठंड लगती है, कोई पीछे से यार चला तो नहीं चलेगा, है ठीक, नहीं चलेगी, और नहीं है। कर दियो, अभी बंद कर दूंगा। चलिए इधर देखिए प्लीज। होता है सीएलआई का क्वेश्चन, और सीएलआई भी इंडेक्स नंबर है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का नहीं, बल्कि किसका? एक फैमिली का। तो यहाँ पे फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, लाइट, रेंट, मिसलेनियस, ये फैमिली के खर्चों को कुछ कैटेगरी में बांटा गया। उसके इंडेक्सेस, इंडेक्स नंबर दिए गए, यानी कि आई, और वेट तो आपको दिख ही रहा है। अच्छा, वेट का अगर टोटल 100 आ जाए, समझ जाओ कि ये क्या है? परसेंटेज। समझ जाओ ये क्या है? तो देखो वैसे बड़ा आसान सा तरीका है, कैलकुलेटर पे ही हम करेंगे। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखो सभी बच्चे मेरे साथ करिएगा, 241 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू, वो बाद में जीटी लगा के आई डब्ल्यू का रोल कर देंगे ना। 21 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 204 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू, और 256 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू, और 179 मल्टीप्लाई बाय 29 इक्वल टू। उसके बाद जीटी प्रेस करोगे आप सब। जीटी प्रेस करने के बाद डिवाइड करोगे वेट के टोटल से, और वेट का टोटल कितना है, और इक्वल टू दबा दोगे। जल्दी बताओ कितना आया? 219.9, और यहाँ पे बच्चों ने बताया 219.9, यानी कि इस फैमिली के खर्चे, इस फैमिली के एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हो गए? इंक्रीज बाय, ऐसे क्वेश्चन तो कर चुके हो, 119.9। खूब सारे क्वेश्चन दिए थे ना ऐसे वाले, जिसमें बस ये बताना था कि अगर 35% से प्राइस राइज हुआ है तो प्राइस इंडेक्स कितना होगा, या अगर प्राइस इंडेक्स
145 है तो प्राइस राइज कितने से हुआ है, से क्वेश्चन आप कर ही चुके हो तो जज कर सकते हो। अच्छा सुनो, ये एक मेरे घर के खर्चे 119.91% से बढ़ तो गए हैं, मान लिया मुझे इसकी क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, CLI ऐसे ही निकालना, आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं इसमें। अब इसमें क्या थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है वो बताए। पहले तो मैं ये क्या कर रहा हूं, इसका ना पार्टीशन कर रहा हूं कि 119.91 क्या किसी एक चीज से बने, नहीं, ओवरऑल खर्चों से बन के बने। ओवरऑल खर्चे मतलब फूडिंग, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइट, रेंट, मिसलेनियस, सबके खर्चों से मिला के अब मुझे ये पार्टीशन देखना है कि किसकी वजह से कितना हुआ। तो ये देखो, एग्जाम्पल के तौर पे फूड, मुझे बताओ फूड में प्राइस राइज कितना हुआ है, 141। हाँ yes, अगर प्राइस इंडेक्स 241 है तो प्राइस राइज 141, और 141 का 50%, 70.5 यानी कि 119 में से 70% तो किसकी वजह से हुआ है। अच्छा क्लोथ में बल्कि बेटा जी प्राइस राइज नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन नहीं, बल्कि क्या है, डिफ्लेशन है। 100 से कम है तो डिफ्लेशन हुआ ना, कितने का डिफ्लेशन है, 79%। अब पहले ये देख लो 79 सबको समझ में आ गया कैसे करा है, 100 से कितना कम है, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके वेट से 2%, 1.5 हाँ 15 15 नहीं 1.58 और वो भी किसका, नेगेटिव का, यानी कि क्लोथ की वजह से तो मेरे खर्चे कम हुए। फिर इससे आगे चलते हैं, और फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल एंड लाइट के अंदर इन्फ्लेशन कितने का है, मतलब प्राइस राइज कितने का, 104% का, और उसका इफेक्ट मेरे घर पे कितना आ रहा है, 3%। 3.12 अरे ब्रैकेट में क्यों लिखा? नहीं नहीं वो गलती से ठीक कर, जाना था मैं ठीक है। अच्छा फ्यूल एंड लाइट हो गया, उसके बाद आपका अगला क्या है, रेंट। 24.9 रेंट में इन्फ्लेशन 256 है, यानी कि प्राइस राइज कितना हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 16%, 24.9, 24.96 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 22.9 मिसलेनियस में प्राइस राइज 79%, और लेकिन मेरे घर के खर्चे काफी सारे इस पे होते हैं, तो 79% का 29% कितना, 22.91 22.91। तो बेटा अब एक काम करो, इन सबको ना ऐड करके देखो, इन सब को ऐड करो, और 1.58 माइनस का, बाकी सब प्लस के, क्या 119.91 आ रहा है, आ रहा है ना, 119.9 आ रहा है ना बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये मैंने क्या करके बताया आप लोगों को कि भाई मेरा जो खर्चा टोटल ओवरऑल मेरा जो इंक्रीज हुआ है उसमें से कितना परसेंट फूडिंग, कितना परसेंट क्लोथिंग की वजह से, मतलब ब्रेक कर दिया उसने, ठीक है। अब ये बताने के पीछे पर्पस क्या है यार, एक ना क्वेश्चन देखा जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बस इसके बाद वही करवा रहा हूं, ठीक है। अब अगर बस CLI निकालना सिखा देता तो वो वाला क्वेश्चन बच्चा बिल्कुल ही जज नहीं कर पाता, शायद अब तुम कर पाओ, पक्की बात है एक आध से जवाब भी आएगा। मेरे को सिर्फ आंसर नहीं, मुझे अच्छा एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, जिससे कि अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो क्वेश्चन देख के कंफ्यूजन तो होगी कि क्या कह रहा है, क्या करना है। आइए वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अब आपके साथ, ये तो हो गया सबका, ठीक है। ये देखो वो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 91, क्वेश्चन नंबर 91, ये रहा ऊपर वाला, कॉस्ट ऑफ टबैको वाला। प्लीज आप सभी बच्चे एक बार पढ़ें और इसे करें, ठीक है ना, मैं आपसे एक्सप्लेनेशन लूंगा, 1 मिनट दीजिएगा, आप करिए। लिविंग बाय के बाद क्या 5%. 5%।
इसकी कॉस्ट में भी है ना 5% की दिखाई आई है। और एक दिन के लिए हमें कोई परिस्थिति हिंदी बताया हिंदी बताएगा एक का उसका बैंक है उसके ना 50% की 50% उसकी वजह से ना एक जो स्मोकर था ना उसकी भी लिविंग चार्ज नहीं है जो लिविंग प्राइस इंडेक्स था वो भी 5% से बढ़ गया। ठीक है, तो अब बिफोर द चेंज इन प्राइस यानी प्राइस चेंज से पहले द परसेंटेज इज कॉस्ट ऑफ लिविंग देख जो उसके प्राइस बढ़ने से पहले थी ना जो लिविंग के लिए जो खर्चे थे उसके वो कितने थे बिफोर बाइंग द प्राइस ड्यू टू बाइंग द प्राइस। मतलब 5% बढ़ा तो खर्च कर रहा है पाँच हाँ जैसे 50% जब बढ़ा जब टोबैको का जब कॉस्ट बढ़ा 50% से तब इसके खर्चे भी 5% से इंक्रीज हो। अब हमें ये बताना है कि इसके है ना जो खर्चे जब ये रेट बढ़ने से पहले कितने थे इसके अंदर वो कैसे बताएंगे तो देखो मेरा फोन होता है 100%। एक 5% ये 150 हो गया, अरे 150 हो गया उसका इसका 150 वो तो इसका 105 हो गया 150 यानी 7.5% से बढ़े वो क्या हो गया ना 7.5 से बढ़ गया था। आंसर तो निकलियो होगा किसी ना किसी का, लेकिन मुझे समझाना है आपको, है? और भाई मुझे नहीं, आपको समझाना है मुझे। तो किस किस का आंसर आया बताओ। अबे नालायक, अभी तो कह रहे थे आगे, आप समझाने की बारी आई तो पीछे। अभी तो बहुत किस्सा आगे हाँ, आपसे आपसे और पीछे भी दोनों बोल रहे थे ना, तो वो अब मैंने बोला समझाओ तो हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हरमीत, आप बताइए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्या आंसर है और कैसे आया वो। काजल बात करने की अरे नहीं कोई बात, बोलिए हरमीत, जितना भी आ सकता है ट्राई करिए। क्या चीज था? कॉस्ट ऑफ लिविंग हाँ, कॉस्ट ऑफ टोबैको इंक्रीज हो गया 50% से, यानी कि उसके घर के खर्चे 5% से बढ़े हैं। पर क्या कुछ कॉस्ट ऑफ लिविंग बाइंग टोबैको है तो उससे इंक्रीज है पेट्रोल फॉर्मूला बेटा वैसे नहीं पता कि क्या हुआ, है ना? कोई बात नहीं, बोल तू बोल। बेसिक टोबैको की कॉस्ट तो 50% बढ़ चुकी है और उसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो उसकी पर्सनल कंजम्पशन है वो भी 5% बढ़ गई है। कंजम्पशन नहीं, मतलब जो उसकी घर के खर्चे, उसने देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि उसके घर के खर्चे। टोटल कॉस्ट हाँ ठीक है, चलो ठीक है वो भी 5% बढ़ चुकी है। हाँ ये भी सही है, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन से। जब वो 50% नहीं बढ़े उससे पहले उसकी टोबैको की क्या कंजम्पशन थी जो उसकी टोटल कंजम्पशन थी उसमें का मतलब क्या पार्ट है टोबैको की कंजम्पशन सही है, आगे बोल। तो सर इसमें 50% कॉस्ट बढ़ी थी मैंने उसको 5% से डिवाइड कर दिया और इसे मेरा टेंशन इसमें दिव्यांश ने फिर भी काफी अच्छा जवाब दिया है। देखो इसके शब्द भी यूज करता हूँ और बाकी अपने हिसाब से बता देता हूँ। ये देखो इसने भी जो बोला अच्छा ही लगा मुझे, कहता है कि जो बंदा है वो 50% टोबैको का प्राइस राइस बढ़ा और ऐसा करने से उसकी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन 5% से बढ़ी, यानी कि उसके फैमिली के खर्चे 5% से बढ़े। तो प्राइस चेंज होने से पहले वो कितना खर्चा करता था, किस पे? टोबैको। कितना परसेंट खर्चा करता था, यानी कि अपनी इनकम का कितना परसेंट टोबैको पे खर्च करता था। यानी कि ये लाइन का मतलब क्या हुआ? वेट। ये लाइन का क्या मतलब हुआ? वेट।
जैसे मैंने बोला था ना 50% पीछे वाले क्वेश्चन में, कि वो जो क्वेश्चन दे रखा था कि पर्सन 50% किस पे खर्च करता है, फूड पे, यानी कि अपनी इनकम का 50% किस पे खर्च करता है, फूड पे। बताया था ना 50,000 वाला बंदा 25,000 रुपए किचन में खर्च करता है, तो इसका मतलब 50% किस पे खर्च करता है, फूड पे। तो यहां पे आपसे ये पूछा गया है कि वो बंदा अपनी इनकम का कितना परसेंट टोबैको पे खर्च करता था। तो सीधी सी बात है, इन्होंने क्या करा कि भाई टोटल ग्रोथ कितनी आई, 5%। टोटल खर्चा कितने से बढ़ा, 5%। प्राइस कितने से बढ़ा, 50। तो यानी कि क्वांटिटी, यानी कि वो अपनी इनकम का कितना परसेंट, वेट कितना खर्च करता होगा टोबैको पे, 10%। 50 का 10% कितना आता है, 5%। अब यहाँ पे देखो 50 का अगर मैं 15% लेता, मान लेता कि ए ऑप्शन देखो कि वो पर्सन अपनी इनकम का 15% टोबैको पे खर्च करता है, तो 50 का 15% आता 7.5%, यानी कि उसके घर के खर्चे 7.5 से बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 7.5 से नहीं बढ़े। फिर 50 का 8% कितना, 4%, ये भी गलत होता। 50 का 10%, अभी पीछे जब मैंने वो ब्रेक करके दिखाया था फूड पे कितना खर्चा, तो यही तो कर रहा था मैं, इन प्राइस राइस को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना था, वही इसमें करना था। और 50 का 10% कितना, 5। ठीक है ना। तो कैलकुलेटर का से कैलकुलेट तो कर लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन क्या अब समझ में भी आ गया ना कि क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि जो आखिरी लाइन है ना, बिफोर द चेंज इन प्राइस द परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज ड्यू टू बाइंग टोबैको इज, समझ ही नहीं आता क्या कह रहा है। और ऐसे सच बताएं तो पहली बार में हम भी सोच में ही पड़े थे कि ये कर क्या रहा है। मतलब मैं ऑब्वियसली मैं तो सिर्फ आंसर निकालने में कभी इंटरेस्टेड नहीं होता बेटा। ऑब्वियसली बीइंग अ टीचर मेरा सिर्फ काम आंसर निकालना ही नहीं है, मेरा काम समझाना भी तो है। तो मुझे आज तक ध्यान है जब पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे थे तो मैं पढ़े जा रहा था, बार बार पढ़े जा रहा था, लेकिन कोई बच्चे ने बता भी दिया था कि सिर्फ शायद 10% है। ऐसे मतलब किस तरीके से, बस उन्होंने 50 डिवाइड बाय 10 5 आ गया। मैंने कहा क्या तरीका, कह रहे नहीं ये नहीं पता, शायद देखो सर पीछे दे भी रखा है सी ऑप्शन। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, बस आंसर निकालना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है समझाना भी, तो इसलिए मैं पढ़े जा रहा था। तो थोड़ी देर बाद बार बार इसे पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ कि ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, वेटेज की बात कर रहा है, कि उसके घर के खर्चों में टोबैको की वेटेज क्या है। मुझे उम्मीद है कि अब क्लैरिटी है प्रॉपर। चलिए, तो ये बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पहले करवा दिया, एक क्वेश्चन ये वाला करवा दिया, इसके अलावा कोई तीसरी वैरायटी कुछ अलग नहीं बस। ठीक है, आप यहां पे देखिएगा, मैं क्वेश्चन एक और दिखा देता हूं। ये वाला तो कर लिया ना हमने अभी। ये लो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर 5 ग्रुप्स कंबाइंड, ग्रुप ग्रोथ सेम ही क्वेश्चन टाइप है, मतलब डेटा अलग है। अब इसे देखते ही बेटा, इसे देखते ही सब कर लेंगे ना आप। तो मैंने बता दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपका बेसिकली क्या, बंद करना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग नहीं। ठीक है, तो आगे चले फिर। ठीक है, अब इधर देखो, सुनो, यहां पे एक मिनट, हाँ जी, चलिए, कॉन्सेप्ट क्या बताया था बेटा मैंने आपको, रियल वेज। सुनो, अब रियल का मतलब जैसे दो तरीके के कंपैरिजन है बेटा, आपको पहले भी बताया था चैप्टर की शुरुआत में ही, लास्ट क्लास के अंदर। लोग या तो कंपेयर करते हैं इन्फ्लेशन से, या फिर किससे कंपेयर करते हैं, बैंक रेट से। दो ही कंपैरिजन है ना। इंडेक्स नंबर में सब कुछ किससे कंपेयर होता है, इन्फ्लेशन, क्योंकि चैप्टर ही वही है। तो इसके अंदर बेसिकली रियल वेज का एक फॉर्मूला होता है,
और वो फॉर्मूला है मनी वेज अपॉन में प्राइस इंडेक्स और मल्टीप्लाई बाय 100। रियल वेज का तो ये P01 को हम आई भी लिख सकते हैं यहाँ पे P01 को हम हाँ, ये P01 को हम आई भी लिख सकते हैं, CLI भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जो इनकम होती है वो किसी एक पर्सन की थोड़ी पूरी फैमिली के लिए होती है, तो CLI का भी यूज किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे आप इस बात को समझना, आपके कोई मतलब पेरेंट्स हैं, उनके भी पेरेंट्स, ग्रैंडफादर या कोई और फोर फादर्स जो है, वो आपको बताने लगे कि, या आप उनको बताने लगे कि जी मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता हूं, तो उन्होंने कहा बेटा कुछ भी नहीं कमाता तुम, थोड़ा तुम्हें पिंच कर गई ये बात। तो आप, तो उन्होंने पूछा कि आप कितने कमाते थे, तो उन्होंने बताया बेटा 2,000 रुपए कमाता था मैं महीने के। मैं कितने कमाता था? 2,000। अब तुम कह रहे हो कि यार बताओ, ये मुझे कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कमाता, और आपका, अब सच बात तो यही है कि मतलब 1,00,000-2,00,000 रुपए महीना कमाने वाले की कोई वैल्यू अब है नहीं इन्फ्लेशन की वजह से। और मतलब लिटरली जो लोग अच्छे सेटल है, जिसको जिसको सेटल बोलते हैं, 2 लाख वाला बंदा सेटल ही नहीं। जिसकी महीने की इनकम 5 से 10 लाख रुपए है, उसके पास इतना बफर स्टॉक होता है, मतलब इतना पैसा तो होता है कि कभी अप डाउन आए तो वो सरवाइव कर जाता है। जैसे कोविड आया था ना, तो कुछ कुछ लोगों के लिए कितना बड़ा क्रिटिकल इश्यू था कि पता नहीं पैसे आएंगे नहीं आएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा इश्यू था। 1,00,000-2,00,000 वाला बंदा जो होता है वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता। थोड़े दिन भी अगर कुछ मान लो, कोई जॉब का क्या है, कभी भी कंपनी या कभी भी उस पर कोई भी दिक्कत आ सकती है। मैंने अभी बताया नहीं था आपको, सैमसंग ने, मेरे रिलेटिव सैमसंग में काम करते थे, उसके बाद वो एक दूसरी कंपनी है इसी की, ब्लू स्टार करके, उसमें शिफ्ट हो गए थे। तो अभी कह रहे हैं कि मेरे निकलने के बाद सैमसंग ने ऑल ओवर इंडिया 200 लोगों को सेलेक्ट किया था कि भाई हटाओ, कॉस्ट कटिंग। तो पॉइंट में दोबारा से आ जाता हूं कि वो 2,000 रुपए कमाते थे और तुम 2 लाख रुपए कमाते हो। तो उन्होंने बेटा रीजन है, आपको लग रहा है कि आप ज्यादा कमाते हो, भाई अगर कंपैरिजन करके देखा कि मान लिया वो कमाते थे 1980 में 2,000 रुपए, 1980 के 2,000 की वैल्यू मान लिया सपोज कर लो आज कितनी, 3 लाख रुपए है इन्फ्लेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्योंकि आपने सुना होगा कि तब चीजें कितने की आती थी, 1 रुपए की, है ना, पैसों में आती थी 1 रुपए, और वो बंदा कितने कमा रहा था? 2,000। आज चीजें 10-10, 15-15 हजार की आती है ना, तब आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो। तो हो सकता है कि शायद उसने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 2,000 पे मेंटेन किया था, तो आज आप 2 लाख में भी मेंटेन। क्या ये समझ में आई क्या कहा जा रहा है? यही कंपैरिजन रियल वेज में होता है। रियल वेज क्या करता है, आज की इनकम को बेस ईयर के मुकाबले निकाल देता है। क्या बोला? आज की इनकम को, तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। क्या बोला? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। वो ये रियल वेज का ही कॉन्सेप्ट। जब आपकी इनकम को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करवा के, इनकम को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करा के निकाला जाएगा, तो उसी को इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम, या शॉर्ट वर्ड में क्या, रियल वेज का। ठीक है, आगे समझाता हूं। देखो यहां पे मान लिया इस समय पे, बेटा मैं आपको बता दूं, बेस ईयर आज भी गवर्नमेंट के डेटा में ना 2011-12 है। एक्चुअली सेंसस भी नहीं हुआ, ये हर साल, हर बार जब सेंसस करते हैं तो उसी के साथ बेस ईयर जो होता है ना उसको रिवाइज करते हैं, लेकिन वो सेंस नहीं हुआ। आज भी अगर आप नेट पे देख लोगे 11-12 ये बेस ईयर। अच्छा, अब अगर मान लिया कोई पर्सन है, सुनो, वो 2012 में 50,000 रुपए कमाता है,
कितने रुपए? 50,000। और मैं उसको बेस ईयर लेता हूं। क्या लेता हूं उसको? दोस्तों सुनो, बेस ईयर का ये एक चीज देख लीजिएगा। बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स, ये लिखना भी आप, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स होता है 100%। बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? 100%। अच्छा, 100% क्यों होता है सर? बेटा एक बात बता, अगर 2024 को बेस ईयर लेते हो, कोई चीज आज 5 रुपए की है, तो 2024 एज अ करंट ईयर लिया, 5 रुपए ऊपर। यही तो होता है फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का, करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर। करंट ईयर भी 5 रुपए आज। अच्छा, बेस ईयर क्या ले रहे हो? 2024, तो वो भी आज का ही प्राइस लोगे, 5 रुपए ऊपर भी 5 रुपए, नीचे भी 5 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आएगा बेटा? 100 ही आएगा। तो याद रखना, क्या वर्ड बोला मैंने? बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स हमेशा क्या होगा? 100%। दोबारा से बोल के बताओ, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स हमेशा क्या होगा? 100%। रिटेन रहेगी ये बात। अच्छा, 100% की 2-3 बातें वो सुन लो सारी। 100% का मतलब होता है नो चेंज। अगर कभी प्राइस इंडेक्स आ जाए 80%, क्या आ जाए प्राइस इंडेक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस डिक्रीज हो गई। कितने परसेंट से? 20%। और अगर प्राइस इंडेक्स आ जाए 120%, तो प्राइस इंक्रीज हो गए कितने से? 20%। 100% का मतलब होता है नो चेंज। 100% का मतलब क्या होता है? कोई चीज आज 5 रुपए की है, तो क्योंकि मैं 2024 को बेस ईयर मान रहा हूं, क्योंकि मैं 2024 को बेस ईयर मान रहा हूं, तो बेस ईयर का तो 100 होगा ही। मान लिया वो अगले साल भी 5 रुपए की रहती है, अगले साल भी 5 रुपए की रहती है। 2025 का प्राइस 5 रुपए डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस 5 रुपए, 2025 का भी प्राइस इंडेक्स क्या आएगा? 100। यानी कि 2025 में देयर इज नो चेंज इन प्राइस। समझ गए दो बातें? तीसरी और लास्ट बात, कभी भी इंडेक्स नंबर अज्यूम करना पड़ जाए, कभी भी कहीं पे कोई अजम्पशन लेनी पड़ जाए, तो अजम्पशन क्या लोगे? 100। क्या लोगे? 100। क्योंकि 100 का मतलब होता है देयर इज नो चेंज। डन? तीनों बात एक बार रिपीट कर दो। पहला क्या बताया था? बेस ईयर 100%। प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज 100। दूसरा 100% मींस नो चेंज। इन प्राइस। ठीक है? एंड व्हेनेवर वी नीड टू अज्यूम द प्राइस इंडेक्स, वी ऑलवेज अज्यूम 100%। ठीक है? अच्छा, मैं तुम्हें बता रहा था कि कोई पर्सन 50,000 रुपए कमाता था, ठीक है, और 2012 को बेस ईयर ले लूं तो 100 आ गया। अच्छा, आज अगर इन्फ्लेशन देखी जाए, तो इन्फ्लेशन मान के चलो 2012 के मुकाबले देखी जाए 160%। कितनी मान लू? ये कौन सा ईयर है? 2012। आज क्या चल रहा है? 2016। और कोई पर्सन मान के चलो 90,000 रुपए के आसपास कमा रहा है, तो वो कह रहा है यार मैंने तो पैसा डबल ही कर लिया आपने, लेकिन इन्फ्लेशन कितना है बेटा? बी वाई मतलब बेस ईयर, सी वाई मतलब करंट। तो बेटा अगर मुझे ये पता करना हो कि आज के पैसे की इनकम 2012 में कितनी थी, तो मुझे पता क्या करना चाहिए? रियल वेज का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, और 90,000 को, मनी वेज को, प्राइस इंडेक्स 160% से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। बताओ कितना? 56,250। कितना? 56,250। इसका मतलब ये हुआ, सुन लो, रियल सेंस में देखा जाए तो उसने कोई बहुत ज्यादा तरक्की है ना? यस सर। क्योंकि आज के 90,000 2012 के सिर्फ कितने के बराबर है? 50। आज के 90,000 2012 के किसके बराबर है? 50। भाई पहले बताओ, समझ में आती है बात? पहले एक बात था, 2012 में आपके ये जो फोन रिचार्जेस, क्योंकि मैं जानबूझ के ऐसा चीज लेना चाहता हूं जिससे आप रिलेट कर पाए। फोन जो रिचार्ज थे कितने सस्ते थे, है ना? मैं फ्री वाले की बात ही नहीं कर रहा, बट फिर भी आज के मुकाबले सस्ते थे।
ठीक है, तुम ये कहो कि तब ना मतलब कि इंटरनेट नहीं मिलता था। अरे तो इतने स्मार्टफोन्स भी तो नहीं थे तब। 2012 के बाद ही व्हाट्सएप लॉन्च हुआ है, मतलब यार शायद इनफैक्ट 2012 में हुआ है। तो 2012 तक अगर मान लिया अनलिमिटेड कॉल्स वाला तो था ही, है ना, जितने का भी था याद नहीं है मुझे, बट मैं कह रहा हूं आज के मुकाबले बहुत सस्ता था। अब ठीक है, मानता हूँ बेनिफिट मिल रहा है कि क्या मिल रहा है, हमें नेट मिल रहा है, लेकिन उसका ये इफेक्ट है कि कॉलिंग भी कम हो गई है। तो मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ, आप तो आप इस बात में मत जाओ कि आपको बेनिफिट, आप ये बात देखो कि आपको आपका खर्चा क्या हो रहा था पहले, तब से जो पहले सर्विस थी उससे काम चल रहा था, आज जो सर्विस है आज उससे काम चल रहा है, लेकिन आपके खर्चे में तो इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। खैर, तो कहाँ वो मतलब 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए में काम चल जाया करता था, आज 700 रुपए का है, कितने का है, 700 99 का। हाँ यार, बड़ा बुरा लगता है जिस 81 दिन बाद रिचार्ज करवाते हैं ना। खैर 84। अच्छा, आप पहले क्या सिम बेचते थे क्या? ना सर, अच्छा। रिचार्ज तो सब चलो खैर, इधर देखो रियल में, अब इस पे ना क्वेश्चन कैसा आएगा ये बताए, तो फॉर्मूला बस इतना सा है। दोस्तों, ठंड तो नहीं लगी भाई? तो कुछ खाना वाना ज्यादा खाएगा, ठीक है? हाँ जी, इधर देखिए सभी, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, देख लो। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर गोज अप फ्रॉम 110 टू 200। किसी के घर के खर्चे 110% से अब कितने हो गए, प्राइस इंडेक्स हो गए, आई या CLI कुछ भी लिख लो। और सैलरी ऑफ वर्कर, कह रहा सर ऐसी बात नहीं है, इनकम नहीं बढ़ी, इनकम भी बढ़ी है। 330 से 500 रुपए कमाना शुरू कर गया वो। तो कहता है द वर्कर डज नॉट गेट रियल गेन। अच्छा, खुद ही कह रहा है कि मतलब उसकी ना रियल में उतनी ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन वो कह रहा है कि रियल में ये बताओ कि उसकी इनकम डिक्रीज कितने से हो गई है। तो बेटा रियल वेजेस निकाल लेते हैं, ठीक है? अब रियल वेज निकालोगे, फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है, मनी वेज अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये 300 आ जाएगा और ये 250 आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब रियल वेज डिक्रीज कितने से हो गई, 50, है ना? लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे 50 ऑप्शन ही नहीं, तो नन ऑफ दिस टिक करना चाहिए। 110 भी एक मिनट बेस ईयर 110। बेटा, 500 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, आप पूछ ही रही हो ना, और 330 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई बाय 100, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था। ठीक है, अब सेटल हो चुके हैं सभी, आ गया सबको? अच्छा सुनो, इसमें लेकिन नन ऑफ दीज आना चाहिए आंसर पे। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है। इसका आंसर तो 50 रुपए ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसका आंसर टिक करवा रखा है 100। मैं आपको बता देता हूं कि वो 100 रुपए कैसे आए, है ना? पहले ये बता देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम। इधर देखो सभी, बेटा कई बार ना ये जो रियल वेज का कॉन्सेप्ट है, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो ऐसा पूछा जाएगा कि रियल वेज कितने से डिक्रीज हो गई, या आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पर्सन आज करंट में कितने रुपए कमाए जिसके इसका घर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा पहले था। अब रियल वेज डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया होगा, कम हो गया, ठीक है ना? तो इधर देखो प्लीज, तो ऐसे में मैं तुम्हें बताता हूं इसका, ये बार बार क्वेश्चन आएंगे ऐसे, अभी करवा दूंगा 3 4, और लेकिन आएंगे क्वेश्चन, पक्का आएगा 1 2 क्वेश्चन ऐसे।
ये देखो, हमें इस वाले ईयर के मुकाबले देखना है कि हमारे कितनी इनकम होनी चाहिए। तो जब मैं 330 रुपए कमाता था तब मेरी इन्फ्लेशन कितना था, 110। आज वो इन्फ्लेशन कितना हो गया, 200। तो प्रोपोर्शनेटली जैसे जैसे खर्चे बढ़े वैसे वैसे मैं क्या बढ़ाना चाहता हूँ, इनकम। बेटा बताओ कितने रुपए आता है ये? 600 रुपए आता है? और ये पर्सन जो है कमा कितने रहा है, 500 रुपए आज। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये कितने रुपए कम कमा रहा है। तो दोबारा से सुन लो, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो ऐसे रियल वेज पूछा जाएगा, या ये जब ये बात, एक मिनट, जब ये बात पूछी जाती है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये नहीं होती। जब ये बात पूछी जाती है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये नहीं होती, फिर थोड़ी चेंज होती है। अभी मैं आपको अगले क्वेश्चंस में दिखाता हूं। और इन्होंने मिस्टेक करी है, ये वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, और वहां पे आंसर कितना दे रखा है, 50 रुपए। तो यानी कि जो मैं कह रहा हूं वो भी बिल्कुल सही है कि आंसर तो 50 ही होना चाहिए था इस लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन उन्होंने 100 लगाया है, यानी कि ये मांग रहे हैं ये। जब ये पूछा जाता है तो लैंग्वेज ऐसी नहीं होती, थोड़ी अलग होती है। कैसी होती है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग ही करेंगे, बल्कि 89, 90 अभी करें, 89 और 90। फिर ऑप्शन 50 अगर नहीं, ठीक है, सही बात। अगर 50 100 और दोनों दिया जाएगा और लैंग्वेज यही है ना, में तो आंसर 50 है। बेटा एक तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा है ना सेवंथ, तो सेवंथ की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सेवंथ पे मत ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बच्चे कह रहे डियरनेस, डियरनेस मतलब महंगाई, अलाउंस मतलब भत्ता। हिंदी भाषा में डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, ठीक है, महंगाई भत्ता। ये तुम्हें हिंदी जानने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, बट ये क्या था कि डियरनेस की वजह से कंफ्यूज हो रहा था, मैंने बता दिया कि भाई महंगाई के हिसाब से उसे कितने रुपए और मिलने चाहिए, ये बोल रहा है। उसके बाद बेस क्या है, आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अभी दिखाना है सही देखिए भाई, बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया है 3,000 रुपए सैलरी कमाता है 1980 में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इन 1985 इज 250 विद 1980 एज अ बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब वो 1980 का प्राइस इंडेक्स क्या होगा, 100। जब 100% थी इन्फ्लेशन तब वो कितने कमाता था, 3,000 रुपए। आज इन्फ्लेशन कितनी हो गई है, 250%। तो वो कितने कमाने उसे चाहिए। तो बेटा यही बोला है ना, देखो इफ, ये दा लिखा है, ये दा नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, ही। इफ ही हैज टू बी राइटली कंपनसेटेड, यानी कि उसे सही से इनकम दी जाए, देन डियरनेस अलाउंस टू बी पेड टू द एम्प्लॉय, यानी कितने रुपए उसे एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। बेटा
अगर देखा जाए जब 3,000 रुपये कमाता था तब महंगाई का लेवल था 100, आज महंगाई का लेवल है 250, तो यानी कि उसके घर में इनकम कितनी पहुंचनी चाहिए? 7,500। 1980 के मुकाबले उसकी इनकम कितनी पहुंचनी चाहिए? 7,500। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि उसे एक्स्ट्रा कितने मिलने चाहिए, मतलब डियरनेस अलाउंस। बताया ना बेटा, अलाउंसेस होते हैं महंगाई, मतलब अकाउंट में कभी सुना होगा, ठीक है। अलाउंसेस, अरे वो डेबिट नहीं करते हम पीएनएल में, तो वो अलाउंसेस क्या मतलब होता है? जैसे स्कूल फीस दे दी एम्प्लॉइज की, है ना, तो वो सब अलाउंस में होता है। तो यानी कि 4,500 रुपए उसे एक्स्ट्रा मिलने चाहिए डियरनेस अलाउंस, ठीक है भाई। अच्छा सुनो, फिर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 3,000 3,000 अपॉन में 150, क्यों? सर वो बेस ईयर को 100 ले लिया था हमने। तो ये तो कर सकता था, सुन, कि 3,000 को मल्टीप्लाई बाय 150%, नहीं हाँ। मल्टीप्लाई नहीं, प्लस 150%, या हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 150%, ऐसे निकाल के आ जाता 4,500। लेकिन तू बता, ये तू क्या सोच के कर रहा है, मैं फिर तब जवाब दूंगा, क्योंकि ऐसे करना तो मतलब ये तो कैलकुलेशन हो गई। सर बेस ईयर हमने वही 100 लिया था, हाँ। 100% बड़ा अपना 250 से, मतलब 150 से इंक्रीज होनी चाहिए इनकम, हाँ तो 3,000 का 150%, यानी कि 4,500 से और मिलेगी 3,000 के अलावा, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन देख सब, जहां पे 100 आया, इधर देख, जब 100 आया तब तो ठीक था, अगर ये कुछ और आएगा थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन ठीक है वैसे होगा। चलो 89 तो अब कर लिया, अब तो 90 तो कर ही लोगे, हो गया ना? क्या आंसर है? नन ऑफ। बाकी को करने दो, बाकी बच्चे भी एक बार करके देखो। बेटा 90 सबका हो गया क्या जी? वैसे जस्ट करने का कितना बेस ईयर 160%, 800 160 इंटू करंट ईयर 200 हजार माइनस 800 200। तो मैं क्या कह रहा हूँ 90 क्वेश्चन में लिखा है 800 रुपए 1980 में कमाता है, 1980 का प्राइस इंडेक्स 160 है, 1984 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि घर के खर्चे 200% हो गए। बताओ उसे अगर राइटली कंपनसेट किया जाए तो कितने रुपए मिलने चाहिए एक्स्ट्रा? तो बेटा आपका कर चुके हैं हम पहले ऐसे, और देखिए 90 क्वेश्चन में 800 रुपए कमाता था, तब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था 160, आज हो गया 200, तो इस हिसाब से उसे कितने रुपए का घर पे लेकर आने चाहिए? 1,000 रुपए, पहले के मुकाबले कितने एक्स्ट्रा? 200 कहीं है नहीं, तो आंसर क्या हो गया? डन। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? यस अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 करना अभी।
भैया बी 140 अपॉन में 313 हाँ मल्टीप्लाई बाय 100। 160 160 बाय हाँ 160 अपॉन में 313 मल्टीप्लाई। ठीक है, हो गया सबका? काजल हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 30 करिए। क्या हुआ, नहीं हुआ? नहीं सर हो गया 30 करो, 30। हाँ तो 36 34 नहीं हुआ 30 क्वेश्चन है अच्छा ये तो कर लिया ना वैसा क्वेश्चन, वही तो था जो अभी नन ऑफ दीज लगाया। 800 अपॉन में 160 मल्टीप्लाई बाय 200 1000 आ रहा था। उसमें सोचा सी ऑप्शन है ना, सेम क्वेश्चन ही। तो आपको इससे ही पता चल गया होगा कि अब जो 3-4 क्वेश्चन जैसे करें उसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं है रिगार्डिंग रियल वेज। ठीक है, एक बार ये 35 और कर दो, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलूं। सही कर रहा है तो। कितना आया तेरा? 750 आया? सॉरी गलत कर दिया कैलकुलेटर पे भी गलत करता है यार गौरव। बोल सही रहे और फिर कह रहे गलत आ रहा है। कितना आया? 1250। और वो कमा कितने रहा है अभी? 750 तो कितने कम कमा रहा है? 500 वही सर ठीक है, हर चीज करके देख के जानी पड़ेगी, नहीं तो तू देख रहे हैं ना, जब यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं पेपर में तो और डर होगा। ठीक है बेटा, हो गया या नहीं हुआ अभी भी? तो बच्चे अभी भी कैलकुलेशन में ही लगे हुए हैं। ये तो इसी लग रही है और इस टाइम हिंदी लग रही ये करना था बेटा, इसमें 500 रुपए 1960 में कमाता था और 500 बेस ईयर है। आज 1972 का प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 250 है, तो यानी कि आज उसे 1250 रुपए कमाने चाहिए। वो लेकिन कमा कितने रहा है? तो इसका मतलब उसे एक्स्ट्रा अलाउंस कितने मिलने चाहिए? ठीक है, सबका हो गया था? ठीक।
ये बेटा मेन जितने भी प्रैक्टिकल है आपका, इनके बेसिस पे अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल पेपर में आ सकते हैं वो यही वाले कॉन्सेप्ट हैं। एक आपसे थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट है जो कि पक्का आएगा ही आएगा, और इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। क्या बोला? टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी या फिर क्या? कंसिस्टेंसी। हाँ जी, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, और या फिर क्या बोलते हैं इसे? कंसिस्टेंसी। बेटा देखो, टेस्ट का मतलब क्या है ये समझ लो। कई बार जैसे क्रैश टेस्ट है, गाड़ियों का क्रैश टेस्ट होता है ना, क्या दिखाने के लिए होता है कि हमारी गाड़ी कितनी मजबूत है, हमारी ब्रांड की गाड़ी है कितनी वीक है, यही होता है ना मतलब। या किस कंपनी ना करवा के, बल्कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो सीधा गाड़ियां खरीदती है और उससे क्रैश टेस्ट करवाती है, और वो रेटिंग देती है कि किस कंपनी की गाड़ी ज्यादा अच्छी है और किस कंपनी की गाड़ी। मानते हो इस बात को? बेटर और लेस बेटर या वर्स्ट, यही कैटेगरी डिसाइड करने के लिए है ना। ऐसे ही यहां पे भी टेस्ट है, ठीक है। अच्छा देखो, हर चीज ना, जैसे मार्केट में एक ही चीज को सर्व करने के लिए 4 प्रोडक्ट अवेलेबल है। हर प्रोडक्ट में ना किसी में कोई खासियत होती है, किसी में कोई कमी होती है, किसी में कोई खासियत होती है, किसी में कोई कमी होती है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक वो है, असॉल्ट राइफल है AK-47, ठीक है। आज से नहीं पता नहीं कितने 30-40 साल 50 साल से वो चल रही है। उसकी खासियत है, आप एक AK-47 ली और एक पानी के टैंक में डाल दो, पानी के टैंक में डाल दो या गटर में डाल दो, 1 साल बाद उस राइफल को वहां से निकाल, आप उसे धो, वो एकदम बिल्कुल ऐसे दोबारा से काम करना शुरू कर देगी जैसे नहीं है। ये खास, बिल्कुल सर्व, कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज कौन सी होती है? वही होती है। अच्छा, हल्की भी है, मतलब शायद 2 किलो के आसपास का उसका वजन होगा। ये सब इसलिए पता है। वैसे आजकल आज के टाइम में तो बहुत अच्छी अच्छी राइफल्स भी हैं, बट इंडियन के पास जितना बजट है हमारे पास, उसमें तो सभी जगह पे कौन सी चलती है? AK-47 सबसे बेस्ट, सस्ती। जैसे स्प्लेंडर नहीं होती बाइकों में, आप ये समझ लो वैसी, ठीक है ना, विदाउट मेंटेनेंस और बहुत अच्छी एक्यूरेसी। ये सब बातें एकदम मैं कर रहा था इस बार जब वो इलेक्शन हुए थे ना, तो मेरी बिल्डिंग में ये कार भी परसों है, और आर्मी में होना नहीं बल्कि ऑपरेशंस में J&K के अंदर। तो ऐसी बात चल रही थी, तो ऑब्वियसली लाइन लगी होती है ना, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा तेरे को मतलब डर नहीं लगता? तो जा रहे हैं हमारे से लड़ाई करने के लिए, ये कोई PUBG तो है नहीं। और मैं सीढ़ियों से आ रहा हूँ, मैं सीढ़ियों से, वहां तो एक्चुअल बुलेट चल रही है ना। यहाँ तो पटाखे भी यूं करके चलाते हैं। तो मैंने ऑब्वियसली यार डर तो लगेगा ही, तो मैंने ऐसे ही पूछा, कह रहा नहीं बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने कहा क्यों? कह रहे यार जब जाते हैं 50 लोग जा रहे हैं, मान लिया पता है इस घर में कोई है मिलिटेंट, कह रहा पूरा एरिया घेर लिया, पूरा एरिया कह रहा वहां कोई फिल्मों की तरह थोड़ी होता है ये ऐसे रस्सी में पकड़ के कैसे चला रहे हैं ये फायरिंग। कह रहा कोई, सब सीधी सीधी सी बात है, बंदा मरे या ना मरे, तुम्हें कोई वो हीरोपंती दिखाने की जरूरत नहीं, क्यों? ऑब्वियसली अब तुम बिल्कुल ही ऐसे यूं घर में ही घुस रहे हो, है ना, तो सामने वाले ने हल्का सा ट्रिगर दबाया, तुमने वहीं डे। तो
कह रहे कोई कोई हीरोपंती नहीं दिखाते, वो कहते हैं पहले अपनी सेफ्टी, अपने आप को बचाओ। इतने लोग हैं, कितने घंटे तक बैठेगा? 2 दिन बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, यहीं पे मैगी बनाओ खाएंगे आराम से। हमारे पास मैगी सब कुछ है। वो भूखा मरेगा अंदर, अपने आप कुछ गलती करेगा, बस जहां गलती करेगा मार देंगे। अपन जबरदस्ती पंगे मत लो ऐसे। तो कह रहे इसलिए डर ही नहीं लगता। और ये समझ में आया मुझे भी कि ये बड़ा वैसा आंसर दिया जो एक्चुअल होता है। खैर, मैं बात आपको टेस्ट की कर रहा था, जैसे और भी आप कई बार देखते हो वो वैसलीन की अभी ऐड आ जाएगी सर्दियों में, सर्दियां आ गई, आप तैयार हैं, दिखा देंगे किसी इंसान को कंबल ओढ़े हुए, क्या आपकी त्वचा तैयार है? तेल से यूं करके, क्या बोलते हैं, स्क्रैच टेस्ट, क्या जो भी समझ लो। फिर दिखेंगे 2 पत्तियां लेकर आते हैं, एक पत्ती पे लगाएंगे वैसलीन और एक पे ऑर्डिनरी मॉइस्चराइजर। फिर दिखाएंगे कि जो वैसलीन वाला पत्ता है वो 1 हफ्ते तक ग्रीन ही है, और जो दूसरे वाला पत्ता है वो चूरा भर के उड़ ही गया हवा में। क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे ज्यादा मॉइस्चराइजर है। हाँ, वो बोलते हैं ना वैसलीन में है पेट्रोलियम जेली। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया। टेस्ट का मतलब कि किसी चीज की स्पेशलिटी दिखाना कि इस क्या स्पेशल है। ऐसे ही अब मैं यहाँ पे स्टैट्स के कंसर्न में आ जाता हूं कि यहाँ पे 4 टेस्ट है जो बताया जाएगा कि कौन से फॉर्मूले की क्या स्पेशलिटी है और क्या उसकी लिमिटेशन है। जिस टेस्ट से वो सेटिस्फाई होगा वो उसकी स्पेशलिटी है, जिस सेटिस्फाई से वो मतलब जिस टेस्ट से वो नॉट सेटिस्फाइड होगा वो उसकी डीमेरिट्स है। आओ जरा देखो कैसे करते हैं ये। और सुनो, इसका मैं मतलब प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा दूंगा, बट पेपर के अंदर इस पे थ्योरी पूछेगा, आपको ये याद करना है। मैं लिस्ट बता दूंगा कौन से टेस्ट से कौन कौन फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है, बस आपको याद करना है, पेपर में सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, तो देखिए, फोर टेस्ट है। ये सब बढ़िया। एक होता है यूनिट टेस्ट, एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और एक होता है सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, एक होता है फैक्टर रिवर्सल का क्या, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट है यूनिट टेस्ट। और ये कहता है इंडेक्स नंबर मेजर मस्ट बी यूनिट फ्री। अरे यूनिट फ्री का मतलब बता दिया था ना शुरुआत में। अच्छा, इस टेस्ट को ऑल फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं, सेटिस्फाई दिस टेस्ट, सारे फॉर्मूला इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते, एक्सेप्ट, बस एक को छोड़ के,
जो सबसे पहले वाला नहीं था, सिंपल सिंपल एग्रीगेट उसमें ध्यान है, ए किलोग्राम में, बी लीटर में, सी मीटर में। ये वाला फॉर्मूला A1 upon 2 A1 from P0 नहीं